मदन नाम का एक गरीब किसान था जो रोज अपनी सब्जियां बेचने गांव से दूर शहर जाया करता था। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है। अगर रोज काम ना करूं तो मेरे बच्चे भूख प्यास से मर जाएं। मदन के घर में उसकी पत्नी सुमन और उसके दो बच्चे थे, राहुल और खुशी। सारा परिवार खुश था। बस मदन ही अपनी जिंदगी से दुखी था। ये भी कोई जिंदगी है? गरीबी, मेहनत और मजबूरी, भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें इतना अच्छा परिवार दिया है, ये किसी धन से कम है। लेकिन धन तो नहीं दिया ना। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि एक दिन वह हमें ढेर सारा धन भी देंगे। आप देख लेना। मैं उसी दिन के इंतजार में हूँ। खैर, मदन ने अपनी किसानी जारी रखी और वह शहर के बाजार में भी सब्जियां बेचता रहा। पर वह अपने इस हालात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह अक्सर भगवान को कोसा करता था। एक दिन की बात है, मदन हमेशा की तरह सब्जियां बेचने शहर आया था। वह रोड क्रॉस कर ही रहा था कि एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और मदन का एक्सीडेंट हो गया। फिर मदन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसका पूरा परिवार परेशान था। बच्चों, पापा ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों को ऐसे रोना नहीं चाहिए। पापा कब ठीक होंगे, बोलो ना माँ। बहुत जल्द बच्चों। कई दिन बीत गए। मदन को होश आया, पर उस एक्सीडेंट की वजह से अब मदन कभी भी बिस्तर से उठ नहीं सकता था। उसके रीढ़ के हड्डी में गहरी चोट आई थी। बहन जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपके हस्बैंड अब कभी भी बेड से उठ नहीं सकते। अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें सही कर सकता है। अब आपको जिंदगी भर इनका ख्याल रखना होगा। खैर, मदन को घर लाया गया। मदन बिस्तर पर ही लेटा रहता। अब वह किसानी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों तक तो जो पैसे थे उससे उन लोगों का दाना पानी चल गया। लेकिन सुमन परेशान थी। अब तो कुछ भी करके राशन खरीदना ही होगा। सुमन ने अपने सारे गहने निकाले और उन्हें बेचने जा ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। माँ, क्या तुम यह गहने बेचने जा रही हो? हाँ बेटा, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं माँ, ये सब पापा ने आपके लिए बनाए थे। इन्हें मत बेचो। अगर हम सब मिलकर पैसे कमाए तो। पर कैसे बेटा? आप ढोकले बहुत अच्छा बनाती हो माँ। अगर हम लोग ढोकले बेचे तो। हाँ, यह तो हम कर सकते हैं। अब हमें ढोकला बनाकर उसे बेचने की तैयारी करनी चाहिए। सुमन और उसके बच्चों ने बाजार में एक ठेला लगा लिया। मैं ढोकला बनाकर देती जाऊंगी, तुम ग्राहकों को देना और खुशी तुम प्लेट्स को इकट्ठा करके धो लेना। ठीक है माँ। सुमन ने ढोकला बनाना शुरू कर दिया और ढोकले की खुशबू फैलने लगी। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ढोकला तैयार है? हाँ काका। ठीक है बेटा, मुझे एक प्लेट देना। राहुल ने उस आदमी को ढोकला दिया और वह आदमी ढोकला खाकर खुश हो गया। अरे वाह, क्या ढोकला है। ये तो बहुत अच्छा है। 3 प्लेट पैक कर दो, ये लो पैसे। राहुल ने 3 प्लेट ढोकले पैक कर दिए और उस आदमी को दे दिए। माँ, ये देखो हमारी पहली कमाई। अच्छा है, पर अब हमें और पैसे कमाने होंगे। तुम्हारे पापा की दवाइयाँ भी खरीदनी हैं। हाँ माँ। उसके ठेले पर कई और कस्टमर आए ढोकला खाने। पहले दिन ही उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई। सुमन और बच्चे खुशी खुशी घर लौटे। आज तो अच्छी खासी कमाई हुई। पापा ये देखिए। अच्छा है बेटा। अब उम्मीद है कि हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब मैं तुम सब पर बोझ बन गया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा विचार दिमाग में बिल्कुल मत लाइए। सुमन समझा रही थी, पर मदन के दिमाग में विपरीत ही सोच चल रही थी। वह अपने आप को लाचार समझ रहा था। सुमन और बच्चे बाजार में ढोकला बेचते रहे और इससे उनकी आमदनी बढ़ गई। एक हफ्ते में जितने पैसे उन सब ने कमाए थे, वह उनकी महीने की आमदनी से भी बहुत ज्यादा थी। माँ, देखो कितने सारे पैसे। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए माँ। देवी, माँ हमारी जरूर मदद करेंगी। हाँ बेटा। कुछ दिन बीत गए। सुमन और बच्चे बाजार में ढोकला बेच रहे थे और यहाँ घर पर मदन उदास था। हे भगवान, ये क्या कर दिया। कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये हाल होगा। हे भगवान, इससे अच्छा मुझे मार ही देते। कम से कम अपने परिवार पर बोझ तो नहीं बनता। मेरा पूरा परिवार इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। अगर मैं सही रहता तो उन्हें बाहर जाकर मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगली सुबह
सुमन और उसके बच्चे रोज की तरह ठेला लगाते हैं। तभी एक बूढ़ी काकी लोगों से खाना मांग रही थी, पर उन्हें कोई खाने को नहीं देता। खुशी की नजर काकी पर पड़ती है और वह उन्हें अपने ठेले के पास ले आती है। माँ, ये देखो, काकी को भूख लगी है, किसी ने इन्हें खाने को नहीं दिया। एक प्लेट ढोकला दो ना माँ काकी के लिए। हाँ बेटा, ये लो और काकी को दे दो, बेचारी ना जाने कब से भूखी है। धन्यवाद बेटा, यहाँ किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, पर तुमने बिना पूछे खिला दिया। अरे काकी, ये तो हमारा फर्ज है भूखे को खाना खिलाना। आप खाइए जितना खाना है। पर बेटी, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं काकी, आप पैसे के बदले अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मेरे पति बहुत बीमार है, वह बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं, उठ भी नहीं पाते। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा पति सही हो जाएगा और तुम्हारे बनाए ढोकले का स्वाद और बढ़ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। काकी वहां से चली जाती है और उधर मदन उठकर बैठ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह अब चल फिर सकता है। फिर दौड़े दौड़े वह सुमन और बच्चों के पास जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं और फिर सुमन बताती है कि एक बूढ़ी काकी आई थी, उनका ही आशीर्वाद लगा है। देवी माँ का रूप थी वो। फिर मदन और उसका परिवार देवी माँ का धन्यवाद करते हैं। बच्चों, अब तुम सबको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ठीक हो गया हूं। तुम सब मेरी जिंदगी हो। तुमने मेरे लिए वह किया है जो कोई नहीं कर सकता। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो हमारा फर्ज है जैसे आपका है हमारे प्रति। मुझे जिंदगी और परिवार का मूल्य समझ आ गया। मेरा परिवार और उसकी खुशहाली में ही मेरे जीवन का असली धन है। क्या बात है, आज कुछ अलग बोल रहे हैं। क्योंकि आज मैं अपने जीवन और कि उसके सुख से बहुत खुश हूँ। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। पैसों की भाग दौड़ में हम जीवन जीना भूल जाते हैं और हमारे जीवन की सच्ची खुशी हमें तभी समझ आती है जब हमारे साथ कुछ बहुत भयानक होता है। हम अक्सर हमारे पास जो नहीं है उसका सोचकर कोसते हैं, पर जो हमारे पास है उसकी खुशी मानना भूल जाते हैं। जीवन में भले ही 100 दुख आए, लेकिन हमें हमेशा खुशी ढूंढनी चाहिए। सुमेश नाम का एक किसान था। उसके पास कुछ खेती करने के लिए जमीन थी और उतनी ही जमीन पर जामुन के पेड़ों का बाग था जो उसके पिता ने बनाया था, जिससे वह अपने घर की जरूरत को पूरा करता था। उसके 2 बेटे थे और उसके बड़े बेटे का नाम मदन और छोटे बेटे का नाम रमेश था। जहां रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, वहीं दूसरी तरफ मदन बहुत चालाक और आलसी था। सुमेश की तबीयत ज्यादातर खराब रहती थी, इसलिए वह अपने बड़े बेटे की शादी कर देता है। एक दिन सुमेश की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसकी मृत्यु हो जाती है। सुमेश के मरने के बाद मदन की पत्नी बोलती है, सुनो जी, अब मेरे से काम नहीं किया जाता, तुम सासू माँ को बोल के बंटवारा कर लो। अरे, अभी पिताजी को गए कुछ ही दिन तो हुए हैं, ऐसे में माँ को बंटवारे के लिए कैसे बोल दूं? अगर रमेश की शादी हो गई ना, तो माँ जी ना सब चीज उसी को दे देगी। वैसे भी वो उनका लाडला है। यही मौका है, खेत का हिस्सा तुम रख लो और उसको जामुन के लगे पेड़ वाला हिस्सा दे दो। और मदन अपनी बीवी के बातों में आकर अगले दिन अपने माँ के पास जाता है। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप रमेश और मेरा बंटवारा कर दो। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? ये सब तुम दोनों का ही तो है। तुम दोनों मिलजुल कर रह सकते हो। तभी वहां रमेश आ जाता है और उन दोनों को देखकर रमेश बोलता है, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं रमेश, मैं कह रहा था अब उन्हें हम दोनों के बीच बंटवारा कर देना चाहिए। तो आपको जैसे ठीक लगता है वैसा कर लीजिए भैया। आप जो करोगे हम सबके भले के लिए ही करोगे। और मदन जमीन के बंटवारे के लिए कागजात बनवा लेता है और सारी जमीन ले लेता है और जामुन के पेड़ रमेश को दे देता है। यह सब देखकर सरला रमेश से बोलती है, बेटा, तेरे भाई ने तेरे साथ धोखा किया है। उसने तुम्हें जामुन वाली जमीन दे दी और खुद खेती करने के लिए बाकी खेत ले लिए। नहीं माँ, भैया ने कम मेहनत वाला काम मुझे दिया है। देखो ना, मुझे तो जामुन के होते ही उन्हें बाजार में बेचना है, पर उन्हें तो खेतों में रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन रमेश मन ही मन में जानता था कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन जब जामुन खत्म हो जाएंगे तब तू क्या करेगा? लेकिन रमेश अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है।
दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्होंने सारी जमीन हथिया ली थी। मदन कुछ जमीन बेचकर अपने लिए अलग घर बना लेता है। देखा, मैं ना कहती तो सारे खेतों का बंटवारा हो जाता और ये हमारा घर भी नहीं बन पाता। लेकिन पुष्पा पहले तो खेतों में रमेश खेती कर दिया करता था, पर अब तो हमें ही काम करना पड़ेगा। अरे तुम ना बेवकूफ हो। अब रमेश पूरा दिन जामुन के पेड़ों पर क्या करेगा? तुम उससे मजदूरी करवा लिया करना और हम उसे खाने के लिए दे दिया करेंगे। ऐसे में एक मजदूर भी मिल जाएगा। अगले दिन आज जामुन के पेड़ देखकर आता हूँ, क्या पता उन्हें गुड़ाई और खाद की जरूरत हो। यह सोचकर रमेश जामुन के पेड़ देखने जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि पेड़ों पर बिल्कुल भी फल नहीं लगे हुए थे पहले तो मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। और रमेश पेड़ों के आसपास साफ सफाई कर देता है और सभी पेड़ों को पानी दे देता है। तभी वहां मदन भी आ जाता है। अरे रमेश, क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, बस थोड़ी साफ सफाई कर रहा था। अरे मैंने तो यह जमीन तुझे तेरी भलाई के लिए दी है, फल आने पर बेच सकता है और साथ ही मेरे साथ खेतों में काम भी करवा सकता है। हाँ भैया, मैं आपके साथ काम करवा दूंगा। और फिर से मदन लेटकर आराम करने लगता है और रमेश को ही खेतों में काम करना पड़ता है। अब रोज रमेश पहले अपनी जामुन के पेड़ों को पानी देता, फिर मदन की खेतों में काम करता। बेटा, ये क्या कर रहा है? उसके खेतों में तू क्यों काम करने जाता है? माँ, मेरे पास तो कोई खेत है नहीं और जामुन के पेड़ों पर अभी तक कोई फल भी नहीं लगे हैं। दूसरी तरफ पुष्पा और मदन बहुत खुश थे कि उनकी सभी साजिश सफल हो रही थी। कुछ दिनों के बाद खेतों में काम करने के बाद जब रमेश अपनी जामुन के पेड़ों के पास जाता है तो वहां देखता है कि वहां एक चिड़िया गिरी पड़ी थी। वह उसे उठाता है अरे, ये तो घायल लग रही है। तो रमेश उसको अपने साथ घर ले जाता है और उसके जख्मों पर दवाई लगता है और उसे खाने के लिए गेहूं के दाने डालता है। अगली सुबह जब वह चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है तो रमेश उसे अपनी जामुन के बगीचे में ले जाता है और वह उड़कर पेड़ पर चली जाती है और बहुत मीठी स्वर में चहचहाने लगाती है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है इसकी ये मधुर आवाज सुनकर। और रमेश काम करने के लिए खेतों में चला जाता है। खेतों का काम खत्म करके ही जब रमेश वापस अपने खेत में आता है। अरे ये क्या, इतने सारे जामुन? सुबह तो एक भी जामुन नहीं था। शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। और रमेश एक टोकरी में जामुन तोड़ कर रखने लगता है। रमेश बाजार में जाकर सभी जामुन बेच देता है और घर के लिए खाने का सामान ले जाता है और घर पहुंचकर वह सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, जिनका मन साफ होता है, भगवान उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। अगले दिन अरे अभी कल ही तो जामुन तोड़े थे, आज फिर से जामुन कहाँ से आ गए पेड़ पर? तभी वह चिड़िया वहां जाती है और वो चिड़िया एक परी बन जाती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने इन सभी को जादुई पेड़ बना दिया है। अब इनका जामुन कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा बोलकर वह परी अदृश्य हो जाती है और रमेश पेड़ से जामुन तोड़ने लगता है। फिर वह बाजार में जाता है और पूरा दिन जामुन बेचता है और जब शाम को वह आता है तो मदन उससे बोलता है, अरे रमेश, आज काम नहीं करने आया खेत में? क्या हुआ? भैया, अब मैं आपकी खेतों में काम नहीं करूंगा। मैं अब बाजार में जामुन बेचा करूँ। मैं तो तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, अगर आप मेरी भलाई सोचते तो आप मुझे अपने खेतों में मजदूरी ना करवाते, बल्कि मुझे भी खेतों में हिस्सा देते। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चला जाता है। अब रमेश रोज जादुई जामुन के पेड़ों से जामुन तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाने लगा। उसके जामुन बहुत अच्छे और रसीले थे। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, ये जामुन तो बहुत अच्छे हैं। कहाँ से खरीद के लाए हो इन्हें? आप बताओ, आपको कितनी जामुन चाहिए? मेरा खुद का जामुन का पेड़ है। अगर तुम्हारे पास इतना जामुन है तो तुम सभी मुझे बेच दिया करो। आपको कितने किलो जामुन चाहिए? देखो भाई, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और हम फलों का रस निकालकर बाजार में बेचते हैं, इसलिए हमें फल चाहिए होते हैं। तुम कल से मुझे जामुन बेच दिया करना। उसकी बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। अब रमेश रोज बहुत से जामुन तोड़कर कंपनी वालों को बेच देता था
और जैसे ही वो जामुन तोड़ता वहां और जामुन उग जाया करते। कुछ ही समय में वो बहुत धनी बन जाता है और वो गांव के लोगों की मदद भी किया करता था। रमेश की सफलता को देखकर मदन को अपने के पर अफसोस होता है कि काश वो अपने भाई के साथ धोखा ना करता तो आज वह भी उसके साथ होता। राकेश लगातार अपने खेतों में काम कर रहा था और साथ ही बगल वाले खेत में मुकेश लेटा हुआ था। राकेश को लगातार काम करता देख मुकेश उससे कहता है, अरे राकेश, थोड़ा आराम भी कर लिया कर भाई, कब से काम कर रहा है? आराम करूंगा तो काम कैसे होगा भैया? और वैसे भी ऊपर वाले ने शरीर काम करने के लिए ही तो दिया है। यह है रामनगर गांव का राकेश, जो कि बहुत ही मेहनती और दयालु था। साथ ही वह भगवान की हर रोज पूजा पाठ किया करता था। दूसरी तरफ मुकेश का खेत भी किशोर के बगल में ही था। मुकेश थोड़ा कामचोर और लालची किस्म का व्यक्ति था। वह अपने खेतों में काम कम और आराम ज्यादा करता था। सुबह से दोपहर हो गई। राकेश ने आधे से ज्यादा खेत की खुदाई कर दी। अब राकेश को जोरों की भूख लगी तो उसने अपना रोटी का डब्बा खोला और पेड़ों की छांव में बैठ गया। सब्जी की खुशबू से मुकेश जाग गया, आकर बैठ गया। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। भैया राकेश, जरा मुझे भी तो अपना खाना चखा। हाँ, लो ना भाई। लेकिन देखते ही देखते मुकेश राकेश का सारा खाना खा जाता है और कहता है, मुझे माफ करना राकेश भाई, स्वाद स्वाद में मैं सारा खाना खा गया है। तुम्हारे बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, कुछ ही देर में मैं घर चला जाऊंगा, फिर वहीं जाकर खाना खा लूंगा। वाह, मजा ही आ गया। इस राकेश को भी बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज राकेश अपना एक आलू उखाड़ता है और देखता है कि उसकी जड़ में बहुत सारे अच्छे आलू लगे हुए हैं और इसे देख राकेश खुश होकर कहता है, वाह, क्या बढ़िया आलू की खेती हुई है इस बार। पास में ही अपने खेत में खड़ा मुकेश यह देख रहा था। अरे वाह, इसके खेत में क्या बढ़िया आलू हुए हैं। मेरे में भी ऐसे ही आलू हुए होंगे, मैं अभी जाकर देखता हूँ। लेकिन जब वह पौधा उखाड़ कर देखता है तो उसके खेत में छोटे और थोड़े आलू ही होते हैं। यह देख मुकेश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो झूठी ही राकेश से कहता है कि उसके खेत में बहुत ही अच्छे आलू हुए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे खेत में भी अच्छी फसल हुई है। कल ही चलकर बाजार में आलू बेच आते हैं। हाँ ठीक है। अगले दिन दोनों अपने अपने आलू लेकर बाजार आ जाते हैं। मुकेश भाई, आज तो आलू की अच्छी कीमत है, फिर भी आप इतने थोड़े ही आलू क्यों लाए हो? वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है भैया, इसीलिए थोड़ा ही आलू निकाल पाया। फिर दोनों के पास ग्राहक आने लगते हैं और शाम तक उनके सारे आलू बिक जाते हैं। घर आकर मुकेश अपनी पत्नी से कहता है, तुम जानती हो, इस साल बाजार में आलू के अच्छे दाम हैं और इस बार मेरे और राकेश के अलावा गांव में किसी और ने आलू की फसल नहीं उगाई और उस राकेश के खेतों में तो आलू की पैदावार बहुत ही अच्छी हुई है। हमें अब जल्दी ही उसका कुछ करना होगा, नहीं तो वह ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो जी, हमें जल्द से जल्द कोई तरकीब सोचनी होगी। रात को वह दोनों राकेश के खेतों की ओर जाते हैं। वहाँ देखो तो राकेश के खेतों में कितने सारे आलू लगे हुए हैं, वो भी इतने मोटे मोटे। इनको बेचकर तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। इस बार हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। चलो चलो, अब जल्दी करो, पहले उसके खेत से फिर अपने खेत से सारे आलू निकालने हैं। वो दोनों मिलकर रात में ही सारे आलू निकाल लेते हैं और बोरियों में भरकर सारे आलू को अपने घर ले आते हैं। फिर घर के स्टोर रूम में वह सारे आलू छुपा देते हैं। उधर अगली सुबह राकेश जब अपने खेतों में जाता है तो वहां पर आलू ना पाकर वह खूब रोता है। भगवान, ये क्या हो गया? आखिर किसने मेरे खेतों के सारे आलू निकाल लिए? अब मैं क्या करूंगा? तभी मुकेश भी झूठी दिलासा देने लगता है। अब होनी को कौन टाल सकता है? राकेश, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना भाई, जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है ना, वह कभी खुश नहीं रहेगा। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि
मैं कितना खुश हूँ। कुछ दिन बाद अब आप जल्दी जाइए जी और बाजार में जाकर ये आलू बेच आइए। सुना है बाजार में इस आलू की अच्छी कीमत मिल रही है। सुनने में तो ये भी आया कि राकेश भाई ने और आलू लगा दिए हैं। अरे तो कौन सा भी उग जाएंगे, जब तक उसके आलू तैयार होंगे तब तक तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। और रही आलू बेचने की बात तो अभी नहीं, कुछ दिन बाद बेचूंगा जब दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ दिनों बाद जब बाजार में आलू मिलने बंद हो जाते हैं और लोग आलू के लिए परेशान हो जाते हैं। अरे भैया, कितने दिन हो गए बाजार में आलू ही नहीं आ रहे हैं, बताओ। भैया, मेरी बेटी तो कब से कह रही है बाबा आलू के पराठे खाने हैं, लेकिन आलू लाऊं कहाँ से समझ नहीं आ रहा है। मुकेश उनकी यह बात सुन लेता है। देखो भैया, मैं तुम्हें कुछ आलू लाकर दे सकता हूँ, लेकिन वो महंगे मिलेंगे 200 रुपये किलो। कोई नहीं भाई, ले आना, अब खाने तो है ही ना, इसमें इतना सोचना क्या, बस तुम कल ले आना। मुकेश खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तुम्हें पता है, आज बाजार में लोग 200 रुपये किलो तक के आलू खरीदने को भी तैयार हैं। मैंने भी कह दिया मैं आलू ले आऊंगा, लेकिन 200 रुपये से नीचे नहीं दूंगा। क्या 200 रुपए किलो आलू? अब तो हमारे भाग खुल गए जी, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। चलो चलो, मैं अभी तुम्हें आलू निकाल कर देती हूँ। सीमा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर ढेर सारे बड़े बड़े चूहे होते हैं जो बड़े मजे से आलू को खा रहे होते हैं। अरे चूहा कहाँ से आ गए? हे भगवान, मेरे सारे आलू खा लिया इन चूहों ने, अब मैं क्या करूंगा? दोनों लालची पति और पत्नी सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और उधर राकेश के घर एक भूखे साधु बाबा आते हैं जिन्हें किशोर अपने हिस्से की रोटी भी खाने को दे देता है। अब उसके घर में कुछ भी नहीं बचा होता। बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब पता लगा लेते हैं। फिर वह किशोर को एक बोतल में गंगा जल देते हैं और उसे अपने खेतों में छिड़कने के लिए कहते हैं। किशोर वह गंगा जल अपने खेतों में जाकर छिड़क देता है। अगले दिन जब राकेश अपने खेत में आता है तो उसके खेतों में आलू पककर तैयार हो जाता है। यह जादुई आलू देख किशोर बहुत खुश होता है। फिर वह जैसे ही आलू का पौधा निकालता है तो उसकी जगह नए आलू अपने आप ही उग जाते हैं। यह देख किशोर बहुत खुश होता है। फिर उन आलू को ले जाकर बाजार में बेच आता है 200 रुपये के हिसाब से। अब उसकी काफी कमाई होने लगती है और कुछ ही दिनों में वह बहुत अमीर हो जाता है। सोनपुर नाम के एक गांव में मिंटू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक गरीब किसान थे। वह खेत की एक छोटी सी जमीन पर फसल उगाकर उसी से अपना घर चलाया करते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे, इसलिए कभी कभी उन्हें कुछ दिन सादा भात खाकर भी काम चलाना पड़ता था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बेटा, खाने में तो बस आज यह सादा भात बना है। कुछ दिनों से सब्जियां बेचकर तेरे पिताजी की अच्छी कमाई नहीं हो रही, इसलिए घर में खाने को और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, तुम मुझे सादा भात ही दे दो। मिंटू देखता है कि पतीले के सारे चावल उसकी माँ उसकी थाली में डाल रही है। उन्होंने अपने खाने के लिए थोड़े से भी चावल नहीं बचाए, तो वह समझ गया कि घर में खाने के लिए सिर्फ इतने ही चावल है। अरे मुझे इतने सारे चावल मत दो माँ, मुझे इतनी भूख नहीं लगी है। तुम मुझे इसमें से आधे चावल ही दो, वरना फिर मेरा पेट दर्द करेगा। अरे लेकिन अभी तो तू कह रहा था तुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो फिर अब क्या हो गया? हाँ, तो इतनी ही भूख लगी है कि इसमें से आधे चावल खा पाऊं। इतने सारे चावल मैं नहीं खा पाऊंगा। इसमें से आधे चावल तुम खा लो, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। मिंटू बहाना बनाकर अपनी माँ को भी आधे चावल खिला देता है, लेकिन इतने से चावलों से उन दोनों का ही पेट नहीं भरता। तभी घर के बाहर मिंटू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आते हैं। अरे पप्पू, अरे जल्दी से बाहर निकल, चल नदी के किनारे खेलने चलते हैं दोस्त। माँ, मेरे दोस्त आ गए हैं, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। ठीक है माँ। मिंटू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। तभी खेलते खेलते वह सभी बच्चे बहुत थक जाते हैं। यार,
मुझसे तो अब और नहीं खेला जा रहा। मैं तो बहुत थक गया हूं। मेरा मन कर रहा है कि घर चला जाऊं। हाँ, मेरा भी मन घर जाने को कर रहा है। चलो सब घर चलते हैं। नहीं यार, अभी मैं इतना थक चुका हूं कि चल नहीं सकता। मैं यहाँ थोड़ी देर और बैठ जाता हूं, उसके बाद घर जाऊंगा। तो फिर तू यहाँ पर बैठकर आराम कर, हम दोनों घर जाते हैं। ठीक है। मिंटू वहीं पर लीची के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। इस पेड़ के ऊपर कितनी सारी स्वादिष्ट लीची लगी हुई हैं, लेकिन यह पेड़ तो बहुत ऊंचा है। मैं चाहकर भी इस पेड़ से इन लीची को नहीं तोड़ सकता। आज दिन में मैंने बस थोड़ा सा भात खाया था। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कितना अच्छा होता अगर यह लीची मुझे अपनी कुछ लीची खाने के लिए दे देता। मिंटू के इतना कहते ही पेड़ से कुछ लीचियां टूटकर मिंटू के पास आकर गिरती है, तो वह हैरान रह जाता है। अरे वाह, मैंने इस पेड़ से लीचियां मांगी तो उसने तुरंत ही लीचियां खाने को दे दी। एक बार और कोशिश करता हूं। लीची के पेड़, मैं तो इन लीची को खाकर अपना पेट भर लूंगा, लेकिन मेरे घर पर मां और पिताजी भूखे हैं। क्या तुम उनके लिए मुझे कुछ लीचियां दे सकते हो? मिंटू के इतना कहते ही टोकरी के अंदर रखी हुई बहुत सारी लीचियां उसके सामने आ जाती है। इसका मतलब यह मेरा भ्रम नहीं है, यह लीची का पेड़ सचमुच में कोई जादुई पेड़ है। तुमने ठीक पहचाना मिंटू, मैं जादुई लीची का पेड़ हूँ। जो भी नेक दिल इंसान मेरे पास आकर मुझसे कोई भी मदद मांगता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो। हाँ हाँ कहो, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? कुछ दिनों से मेरे पिताजी का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। हमारा एक छोटा सा खेत है। पिताजी उसी खेत में उगी सब्जियां बाजार में बेचते हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमारे खेत में सब्जियां ठीक से उग नहीं रही हैं, जिस वजह से घर में पैसों की बहुत परेशानी हो गई है। क्या तुम अपने जादू से हमारे खेत की फसल ठीक कर सकते हो? हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल उगे, ऐसा करो ताकि हमारे घर में पैसों की परेशानी खत्म हो जाए। ठीक है मिंटू, तुम आज रात अपने खेत में जाकर खुद पानी देना। कल सुबह तक तुम्हारे खेत की फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। ठीक है जादुई लीची के पेड़, मैं ऐसा ही करूंगा। अब अंधेरा होने वाला है, मुझे अपने घर जाना होगा, वरना मेरी माँ चिंता करेंगी। मिंटू अपने घर आकर अपनी माँ को जादुई लीची के पेड़ के बारे में सारी बात बताता है। अच्छा, यह सब कहानियां बनाने कहाँ से सीखी तूने? मुझे अच्छी तरह पता है। घर आने में तुझे देरी हो गई और मैं तुझे डांटू ना, इसलिए मुझे यह कहानी बनाकर सुना रहा है। दिन पर दिन बहुत चालाक होता जा रहा है तू। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने जादुई लीची के पेड़ से हमारा खेत ठीक करने के लिए कहा, तो उसने मुझसे कहा है कि मुझे आज रात खेत में पानी देना होगा, तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं डांट रही तुझे। अब यह कहानी सुनाना बंद कर, यह लीची खा और सो हो जा। तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? और मैं अभी नहीं सोऊंगा, अभी तो मुझे खेत को पानी देकर आना है, उसके बाद ही मैं घर पर आकर सोऊंगा। इतना कहकर मिंटू अपने खेतों को पानी देने चला जाता है। खेत को पानी देकर वह वापस अपने घर आकर सो जाता है। आज इसे क्या हो गया जो इतनी रात को खेत में पानी देकर आया है? आज खेलकर देर से घर आया था, तो मुझे कह रहा था कि वहां पर मुझे जादुई लीची का पेड़ मिला, जिसने मुझे कहा कि अगर मैं अपने खेतों में आज रात को पानी दूंगा तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने कम से कम ये खेतों में पानी डालने तो गया। सभी लोग सो जाते हैं। मिंटू सुबह उठते ही चप्पल पहनकर खेत में जाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, अरे ओ साहब जी, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? कम से कम अपना मुंह तो धो लो। नहीं माँ, मैं बाद में अपना मुंह धो लूंगा, पहले मैं अपने खेत को जाकर देखूंगा। यह लड़का भी ना। मिंटू जल्दी से भागा भागा अपने खेत को जाकर देखता है, तो सचमुच उसका खेत ताजा सब्जियों से हरा भरा हुआ रहता है। वह अपने खेत को इस तरह देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह दौड़ता हुआ जल्द से अपने घर वापस आता है। माँ पिताजी, जल्दी से खेत में चलिए,
हमारा खेत ठीक हो गया। हमारे खेत में बहुत सारी सब्जियां हो गई हैं। क्या ये तू हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा ना मिंटू? नहीं पिताजी, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलकर देखिए। इस बार मिंटू के माता पिता उसकी बात मानकर उसके साथ खेत की ओर जाते हैं। जब वह अपने हरे भरे खेत को देखते हैं तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अनीता, हमारा खेत तो सचमुच बिल्कुल हरा भरा हो गया। हाँ जी, इसका मतलब कल रात को ये बिल्कुल सच कह रहा था। हाँ माँ, उस जादुई लीची के पेड़ ने तो कमाल कर दिया। मैं आज इन ताजा सब्जियों में से जादुई लीची के पेड़ के लिए अच्छी सी सब्जी बनाऊंगी। तू उसके लिए मेरे हाथ की बनी रोटी सब्जी लेकर जाना और कहना तुमने हमारी मदद की, इसलिए माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाकर भेजी है। ठीक है माँ, मैं ले जाऊंगा। मिंटू के पिताजी खेत से सब्जियां तोड़कर बाजार में सब्जियां बेचने चले जाते हैं और मिंटू की माँ जादुई लीची के पेड़ के लिए सब्जी और रोटी बनाकर तैयार करती है। मिंटू उन्हें लेकर जादुई लीची के पेड़ के पास जाता है। जादुई लीची के पेड़, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। तुमने कल कहा था ना कि अपने खेत को जाकर पानी देना, तो सुबह तक तुम्हारा खेत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तुम्हारे जादू से अब हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है चिंटू, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सब तो तुम्हारी ही मदद से हुआ है। तुम्हें पता है, आज मेरी माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाकर भेजी है। उन्होंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तुम इसे खाओगे ना? मिंटू की यह बात सुनकर जादुई लीची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम रो मत। नहीं मिंटू, दरअसल तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर भेजा, इसीलिए मैं भावुक हो गया। आज तक मैंने न जाने कितने जरूरतमंद लोगों की मदद की, लेकिन उनमें से कोई भी कभी मेरा धन्यवाद करने के लिए नहीं आया। मगर तुम्हारी माँ ने मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर भेजा। उनका इतना प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। तुम्हें पता है, जब मैं जादुई फलों की दुनिया में रहता था तब मेरी माँ भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पृथ्वी लोक पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया गया। उस दिन के बाद से मैंने कभी इस तरह से खाना नहीं खाया। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर जो भेजा है, मुझे अपनी माँ की याद दिलाई है। इससे मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। मुझे तुम्हारी यह बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है। तो तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? तुम्हारा तो यहाँ पर मन भी नहीं लगता होगा ना? हाँ मिंटू, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा परिवार हो। तो फिर तुम हमारे साथ मेरे घर चलो। वहां मैं हर रोज तुम्हारे साथ खेलूंगा और माँ अपने हाथों से खाना बनाकर रोज तुम्हें खिलाएंगे। फिर तुम्हें कभी किसी की कमी महसूस नहीं होगी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर कैसे जाऊं? तुम तो बहुत बड़े हो। मैं अपने जादू से अपने आकार को छोटा कर लेता हूँ। फिर तुम घर में पहुंचकर मुझे मिट्टी में बो देना और मुझ में पानी डाल देना। मैं फिर से बड़ा हो जाऊंगा। उसी समय जादुई लीची का पेड़ अपने जादू से बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो चिंटू उसे अपने हाथ में उठाकर अपने घर ले जाता है। वह उसे अपने आंगन में बोकर उसमें ताजा पानी डालता है। तो जादुई लीची का पेड़ फिर से उतना ही बड़ा हो जाता है। उनके आंगन में पहुंचकर जादुई लीची का पेड़ उनके टूटे फूटे पुराने घर को बिल्कुल नया बना देता है। अब वह सभी मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।